एक आदमी अचानक सभी की नजरों के सामने केवल 1 मिनट से भी कम समय में जलकर कंकाल बन गया। और भी अजीब बात यह है कि पुलिस ने पूरी विला की जांच के बाद एक भी आग का स्रोत नहीं पाया। यही ये छिपे हुए हमले का श्राप है। हर महल में आग लगाई गई जो भूमि आधारित सभ्यता को कलंकित करने वाली है। अंततः उन्हें प्रचंड आग की सजा मिलेगी। और पुलिस यहाँ इसलिए है क्योंकि बाई ड्वी का पूर्व साथी जी पुलिस स्टेशन आया और शिकायत की कि उसके नियोक्ता लाओगान 1 महीने पहले से हर हफ्ते एक धमकी भरा पत्र मिलता था। शुरू में लाओगान ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, इसे प्रतिस्पर्धियों की बेईमानी का एक तरीका समझा। लेकिन पिछले रात प्रदर्शनी हॉल में कुछ हुआ। सुरक्षा गार्ड ने अनजाने में एक भूतिया चेहरा देखा और फिर दीवार पर टुटसी जनजाति की पेंटिंग अचानक आग पकड़ ली। कहा जाता है कि टुटसी जनजाति का एक भयानक रिवाज है, जब भी कोई सदस्य अनफॉरगिवेबल गलती करता है देवता आग भेजते हैं और उन्हें जलाकर कंकाल बना देते हैं। और ये कंकाल अंततः टुटसी जनजाति के अंतिम संस्कार के शिल्प का हिस्सा बन जाते हैं। आमतौर पर इन्हें बक्सों में रखा जाता है, इसलिए इन्हें सुगंधित शव भी कहा जाता है। और लाओगान सुगंधित शवों की नीलामी का व्यवसाय करता था। क्या वह टुटसी जनजाति के श्राप का शिकार हुआ? जब सभी लोग भ्रमित थे, पुलिस ने विश्राम क्षेत्र में संदिग्धों को पाया। एक आदमी का नाम लाओमो है, वह फोटोग्राफी का शौकीन है। कुछ दिन पहले उसे उन प्रदर्शनों की तस्वीरें लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये मानव शरीर का यह प्राकृतिक दृश्य हजारों वर्षों में एक बार देखने को मिलता है, इसलिए वह चुपचाप जिंगजाईशेन को पार कर गया। कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहा था, जबकि अन्य 2 महिलाएं थीं। बड़ी उम्र की महिला एक लाओ जाओशो है जिसका नाम मोजू है, वह नंदाशुए के टुटसी अध्ययन संघ की अध्यक्ष हैं। युवा लड़की का नाम जोलू है, वह इस संघ की एक सदस्य है। उनके अनुसार लाओगान एक बहुत अच्छे दयालु व्यक्ति हैं और यह संघ लाओगान द्वारा दान किए गए धन से स्थापित किया गया था, इसलिए वे हर महीने एक बार मिलते हैं। अंतिम संदिग्ध एक जादूगरनी है जो लाओगान के श्राप को दूर करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वह जादू करने से पहले ही लाओगान जलकर कोयला बन गया। और वह बार बार कह रही थी कि टुटसी जनजाति का श्राप वास्तव में मौजूद है, जिससे पूरे मामले में रहस्य का रंग भर गया। हालांकि फॉरेंसिक जांच के बाद पता चला कि शव पर पेंट में वू यांग हुआ एर्लिन के अवशेष हैं, जो उच्च तापमान पर जलने के बाद एल्यूमिनियम मैग्नीशियम पाउडर का उत्पाद है। लेकिन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम पाउडर का जलने का तापमान 240 डिग्री होना चाहिए। सामान्यतः कोई ज्वलनशील सामग्री हो तुरंत नहीं जलाया जा सकता। और तो और घटनास्थल पर कोई युक्ति भी नहीं पाई गई। सामान समूह, सबसे अधिक संभावना मानव शरीर, प्राकृतिक मानव शरीर, प्राकृतिक। जानबोशी का मानना है कि सबसे बड़ा संदिग्धा जी होना चाहिए, क्योंकि वह लाओगान का व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड है और उसे लाओगान की गतिविधियों के बारे में सबसे अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई चाहता है कि लाओगान को बिना किसी को पता चले जलाकर मार दिया जाए तो एजाई को यह करना सबसे आसान होगा। लेकिन बाई ड्वी उसकी राय से पूरी तरह असहमत है। आखिरकार पुलिस स्कूल में एजाई उसके ऊपर के बिस्तर पर सोता था, इसीलिए जानबोशी को अकेले आर्काइव रूम में जाकर एजाई के पुलिस के समय का रिकॉर्ड देखने के लिए जाना पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने देखा कि प्रशासक दरवाजे पर खड़ा है और किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहा है। वे अंदर नहीं जा सकते, लेकिन तुम जा सकते हो। बाउसर ने कहा कि तुम अपवाद हो, आओ मैं अपवाद हूँ। हाँ, लेकिन जब जानबोशी अंदर गया तो प्रशासक ने दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। असल में जाओजुए पहले से ही यहाँ लंबे समय से इंतजार कर रहा था। जानबोशी ने प्रशासक से सहायता बुलाने की कोशिश की, तभी उसे पता चला कि वह पहले ही जाओजुए द्वारा हिप्नोटाइज किया जा चुका है और जाओजुए यहाँ का उद्देश्य जानबोशी को यह बताना था कि उसकी जाँच की दिशा गलत है। असली उत्तर इस वेबसाइट पर है। जाने से पहले जाओ छोटे गान और मोर्निंग के बीच का संबंध शुद्ध नहीं है। जल्दी ही पुलिस ने जांच के माध्यम से पता लगाया कि यह पुराने गान वास्तव में इस संघ को केवल दान नहीं कर रहा था। मोर्निंग ने कई शोध पत्र लिखे हैं जिसका उद्देश्य तुशी कला के सामान को जानबूझकर बढ़ाना है और मोर्निंग के नाम पर 10 से अधिक संपत्तियां हैं। लगता है कि वह पुराने गान के लाभ श्रृंखला का एक हिस्सा है। लेकिन इसी समय बाई टीम ने अचानक पाया कि वह जादूगर नव वर्ष की सांस्कृतिक फोरम पर लाइव स्ट्रीम कर रहा है और लाइव स्ट्रीम का पता मोर्निंग के घर के ठीक सामने है। शीर्षक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हाईयांग आग में डूब जाएगा, इसलिए सभी तुरंत चेनचैंग पर पहुंचे और नीचे मोर्निंग की छात्रा झोलू से मिले। कुछ लोग झोलू ऊपर गए और परिणाम स्वरूप देखा कि जादूगर अजीब तरीके से शाप पढ़ रहा था जो जल्द ही पूरा होने वाला था। सभी को तुरंत बुरा लगा और वे तुरंत मोर्निंग के घर में घुस गए और पाया कि मोर्निंग पहले से ही आग में चिल्लाते हुए गिर चुका था, पुराने गान की तरह तुरंत ही जलकर कोयला बन गया। पुलिस ने तुरंत जादूगर को पूछताछ कक्ष में ले जाया, लेकिन वह उसी अजीब स्थिति में थी। उसने जोर देकर कहा कि वह केवल देवताओं की इच्छा का पालन करते हुए मोर्निंग के दंड को देखने गई थी। यह सुनकर तुरंत समझ में आ गया कि इसमें कोई गहरा रहस्य है। निश्चित रूप से पीछे के हत्यारे ने उसे पहले ही जानकारी दी थी। जादूगर ने यह सुनते ही तुरंत उठकर कहा कि विशेष टीम को भी जल्द ही अग्निदंड का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर फॉरेंसिक ने मोर्निंग के शव पर भी बड़ी मात्रा में पेंटॉक्साइड पाया, लेकिन पहले की तरह कोई आग का स्रोत नहीं मिला, जिससे सभी में पूरी तरह से असहायता का अनुभव हुआ। हत्यारे ने यह सब कैसे किया? और जोलू का शेनचांग पर होना पूरी तरह से अपने शिक्षक की चिंता के कारण था, जो कि पुराने गान की मौत के बाद से है। शिक्षक तुशी की आत्मा को देखते थे, लेकिन जब सुरक्षा गार्ड पहुंचते तो कुछ भी नहीं मिलता। तुशी हवा में गायब हो गया हो। पुलिस ने तुरंत पार्किंग क्षेत्र के निगरानी फुटेज को देखा और परिणाम स्वरूप पाया कि यह जोलू के बयान के बिल्कुल समान था। इसके अलावा पुलिस ने परिसर के निगरानी फुटेज को भी देखा। आग लगने का समय 2 बजे 18 मिनट था और परिसर में कोई भी नहीं आया। मैजिशियन 2 बजे 20 मिनट पर अपार्टमेंट में प्रवेश किया। उसके तुरंत बाद डॉ जॉन और उनकी टीम आई। जोलू था।
सभी लोग आग लगने के बाद ही चैनचांग पर पहुंचे और सुरक्षा गार्ड ने भी कहा कि आज कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। पूरा मामला रहस्यमय है। पुलिस ने कई दिनों तक जांच की, न केवल कोई सुराग नहीं मिला बल्कि हत्यारे की कार्यप्रणाली के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली। मामले को जल्दी सुलझाने के लिए बाई टीम में अजय को शामिल किया, लेकिन अजय को अपनी नियुक्ति के पहले दिन ही तुषी से धमकी भरा पत्र मिला। पत्र में कटे कागज से एक वाक्य लिखा गया था, गुनहगारों की रक्षा करने वाले को आग की यातना का सामना करना पड़ेगा। बाई टीम इस प्रकार की चुनौतीपूर्ण कार्रवाई से बहुत नाराज थी, लेकिन अगले ही पल पुलिस स्टेशन की लाइटें अचानक झपकने लगीं और तुषी इस तरह से पुलिस की टीवी पर प्रकट हो गया। पुलिसकर्मी तुरंत कंप्यूटर उपकरण की जांच करने गए, लेकिन अंदर कोई वीडियो टेप नहीं था। क्या आप सभी को अपने बेटे की पसंदीदा बातें सुनकर आश्चर्य हो रहा है? ये आप लोगों ने कहा था कि मुझे आपके सामने आना चाहिए। बाई सर, वह हमारी बात सुन सकता है। अजय तुरंत सुझाव देता है कि ध्वनि तरंगों के विश्लेषण से उनकी पहचान का पता लगाया जाए, लेकिन बाई टीम समझता है कि उसने निश्चित रूप से रूपांतरण उपकरण का उपयोग किया है। अगले पल तुषी के दोनों हाथों में भयंकर आग लग गई और वह अचानक हवा में उड़ने लगा और पुलिस को जल्दी करने की धमकी दी। जांच उन दोषियों को छोड़ने के लिए है, अन्यथा उन्हें आग की सजा का सामना करना पड़ेगा। तुषी ने अपने हाथ हिलाए, विशेष टीम हवा में जलने लगी और वह जादूगरनी ने सही कहा। बाई टीम ने निष्कर्ष निकाला कि उसने निश्चित रूप से पुलिस टीम के आंतरिक नेटवर्क में घुसपैठ की है। लेकिन बाई सर, अभी देर पहले जब वांग शाओ गया था, मैंने इंटरनेट के तार को निकाल दिया। पुलिस स्टेशन में सभी लोग मामले पर चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक सभी लाइटें चमकने लगीं। इसके तुरंत बाद एक मास्क पहने आदमी स्क्रीन पर प्रकट होता है, जांच मत करो, उन दोषियों को छोड़ दो। इसके बाद आदमी अचानक हवा में उड़ने लगता है, फिर दोनों हाथों से जोर से इशारा करता है और विशेष जांच दल तुरंत जलने लगता है। यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। असल में पहले ही 2 मृतक सभी की नजरों के सामने अचानक मरे थे। हालांकि इन लोगों को रहस्यमय व्यक्ति की नजर में दोषी माना जाता था, लेकिन पुलिस किसी को भी कानून को पार करने और निजी सजा देने की अनुमति नहीं देती। अजय ने तुरंत पहचान लिया कि यह इंग्लिश किंग मास्क है। तुसी जनजाति में केवल सम्मानित बुजुर्ग ही इसे पहनने के योग्य होते हैं। यह मास्क 5 साल पहले नीलाम किया गया था। खरीदार का नाम फू यिशान था, इसलिए बाई टीम तुरंत फू यिशान के घर गई। उन्होंने बिना किसी संकोच के स्वीकार किया कि मास्क वास्तव में उनका है और इसे खरीदने के बाद उन्होंने इसे लगभग 500 पाउंड की एक मूर्ति कला पर चिपका दिया। भले ही कोई इसे चुराने की कोशिश करे, वे इसे हिला भी नहीं सकते, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि 1 महीने पहले यह जैसे जीवित हो गया था और खुद ही भाग गया। अपने झूठा न होने को साबित करने के लिए फू यिशान ने उस दिन का निगरानी फुटेज विशेष रूप से प्रदान किया। बस तभी ईगल किंग मास्क पहले कुछ हिलता है, फिर सीधे खड़ा हो जाता है। जाने से पहले यह जानबूझकर कैमरे के सामने झुककर चुनौती देता है, जिससे लोग भयभीत हो जाते हैं। इसी समय पुलिस ने फोन किया और जादूगरनी ने फोरम पर एक संदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि फू यिशान भी आग की लपटों में गिर जाएगा। बाई टीम ने तुरंत आदेश दिया कि अन्य लोग चैनचांग सेचे जाएं, जबकि वे खुद डॉ चान के साथ जांच करने के लिए रुक गए। उन्होंने कालीन पर कई एल्यूमिनियम कोयला पाउडर पाए और लाओ गान और मोनिंग के शरीर पर भी एल्यूमिनियम कोयला पाउडर लगा हुआ था, जिसके कारण उन्हें जलाया गया। लेकिन जब तक दोनों यह समझ पाते कि हत्यारे ने आग कैसे लगाई, कालीन अचानक बिना किसी कारण के जलने लगा। अगर कोई इसमें छू जाता है तो वह पल भर में जलकर सूखी लाश बन जाएगा। दोनों को पहले छोड़ना पड़ा, लेकिन वे हत्यारे के मकसद को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि यह एक चेतावनी की तरह लग रहा था। हालांकि जब दोनों टहल रहे थे तो उन्होंने एक समाचार देखा, जिसमें नीलामी घर के अध्यक्ष शांग लू ने तुसी संग्रहालय में 34 सुगंधित कारीगरों को बेचने का निर्णय लिया था। लेकिन ये सभी चीजें लाओ गान द्वारा छोड़ी गई थी और जल्दी ही तकनीशियन ने इसकी पुष्टि कर दी। शांग लुओ के अधीन 2 कला निवेश कंपनियां हैं, लेकिन इस व्यक्ति की उद्योग में बहुत खराब प्रतिष्ठा है। जिन भी कलाकृतियों को उसने संभाला है, वे सभी अंततः नकली पाई जाती हैं। इसके अलावा पुलिस ने यह भी जांचा कि लाओ गान ने एक ट्रस्ट के माध्यम से 34 सुगंधित शवों को एक गुप्त संस्था में स्थानांतरित किया था और ट्रस्ट की शर्तों के अनुसार लाओ गान और मोनिंग की मृत्यु के बाद शांग लुओ इस समूह के सुगंधित शवों का कानूनी उत्तराधिकारी बन सकता है। तो यह निश्चित रूप से उसके अपराध का मकसद हो सकता है। जल्दी ही पुलिस ने शांग लुओ और अन्य 3 लोगों के बीच संबंधों की जांच की। 5 साल पहले के एक चोंगयांग महोत्सव पर चारों एक पर्यटन रिसोर्ट में एक साथ रहे और उस समय ये लोग या तो कर्ज में डूबे थे या जीवन में असंतुष्ट थे। लेकिन अजीब बात यह है कि उसके बाद ये लोग तुसी शिल्प के व्यापार में लग गए। इस प्रकार पुलिस ने अंततः पूरी शिल्प उद्योग श्रृंखला को समझ लिया, जिसमें लाओ गान विदेशों से उत्पादों को लाने का जिम्मा संभालता था। फिर इसे शांग लुओ की निवेश कंपनी में मूल्यांकन के लिए भेजा जाता है और फिर मोनिंग इस पुराने प्रोफेसर द्वारा एक पेपर प्रकाशित किया जाता है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। फू यिशान फोरम पर प्रचार करता है, जिससे एक साधारण टेप बाद बेहद लोकप्रिय हो जाता है। इस बीच पुलिस ने जल्दी शांग लू का पुराना घर ढूंढ लिया। कैमरे में आग में जलते हुए लाओ गान का वीडियो था और अलमारी में ईगल किंग का मास्क और केप भी मिला। सभी सबूत यह दर्शाते हैं कि शांग लू तुसी का मास्टरमाइंड है। वह नीलामी की राशि को अकेले हड़पना चाहता था, इसलिए उसने दोनों पर हमला किया। लेकिन डॉ चान को कुछ गलत लगता था। ये सबूत जानबूझकर यहाँ रखे
रखे गए हैं, पुलिस के जांच करने का इंतजार कर रहे हैं और शांग लुओ की आर्थिक स्थिति में पैसे के लिए हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शांग लुओ की निगरानी कर रहे पुलिसकर्मी ने फोन किया कि शांग लुओ उस समूह के सुगंधित शवों को स्थानांतरित कर रहा है, इसलिए बाई टीम के दोनों सदस्य तुरंत वहां पहुंचकर नियंत्रण में ले लेते हैं और सीधे चारों को बेनकाब कर देते हैं। बीच में साजिश। यह नहीं सोचा था कि शांगलो सीधे तौर पर डॉ जान के सिद्धांत को स्वीकार करेगा, लेकिन ये सब केवल व्यापारिक तरीके हैं। उसने कोई अवैध काम नहीं किया। पुराने गान और मोनिंग की मौत का उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगले ही पल नीलामी घर में अचानक आग लग गई। शांगलो ने देखा और मुड़कर भाग गया, जबकि तुसी पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। और फिर उसने शांगलो की गर्दन को पकड़ लिया। सौभाग्य से सफेद टीम समय पर बाहर। जल्दी करो। दो संदिग्ध साथ भागने लगे। सफेद टीम चौंक गई, नहीं जानती पहले किसका पीछा करना चाहिए। अंततः उसने पहले तुसी को पकड़ने का निर्णय लिया, लेकिन बस कुछ सेकंड की चौंक में तुसी पहले ही रात के अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रक का पीछा कर रहे पुलिस कर्मियों ने उस समूह की सुगंधित लाशों का पता लगा लिया है। सफेद टीम और अजय ने 3 बार में आसानी से लड़ाई को सुलझा लिया, लेकिन अंत में सफेद टीम ने अनजाने में देखा कि अजय की कलाई में चोट लगी है। सफेद टीम ने अंततः सब कुछ समझ लिया और फिर अजय को बाहर बुलाया। कल रात 9 बजे से 10 बजे के बीच तुम कहाँ थे? कल रात 9 बजे से 10 बजे के बीच मैं अपनी प्रेमिका के साथ। तो क्या हुआ? क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम अपनी प्रेमिका के साथ हो नीलामी घर में छापे की हत्या के मामले में? पुलिस स्कूल में अजय तो बर्थ पर सोता था। कल रात जैसे मुकाबला शुरू हुआ, सफेद टीम ने उसकी पहचान लगा लिया, लेकिन सफेद टीम अब भी एक छोटी सी आशा रखती थी कि वह स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करेगा। नतीजतन अजय ने उसकी अनदेखी करते हुए अचानक हमला किया और फौरन सफेद टीम को रेलिंग पर धकेल दिया। उसने पुलिस स्कूल में 3 साल तक प्रशिक्षण लिया ताकि अपनी प्रेमिका को खुश रख सके। नतीजतन उसे उसके 3 साथियों से मार दिया गया। चूंकि कोई सबूत नहीं है, अजय उन्हें मुकदमा नहीं कर सकता है। वह इन दानवों को अपनी तरीके से सजा देगा। पुलिस स्टेशन लौटकर डॉ जान से रणनीति पर चर्चा करने के लिए गई। कोई आश्चर्य नहीं कि तुसी उस समय विशेष कार्य समूह में बेझिझक घुसपैठ कर सका। असल में वह हमेशा पुलिस विभाग के अंदर था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अजय ने अनुपस्थिति का सबूत कैसे बनाया। ये जानना जरूरी है कि जब पुराने गान और मोनिंग मरे थे, अजय हमेशा पुलिस के साथ था। फिर भी सभी रहस्य सफेद टीम की एक अनजाने में कही गई बात से खुल गए। इस समय बस एक नकली पहचान पहनने से अंदर कौन है ये पता नहीं चलता। डॉ जान को तुरंत याद आया कि तुसी हर बार मास्क पहनकर आता था, इसलिए उसने सभी निगरानी फुटेज को निकाला और परिणाम स्वरूप पाया कि हाल की घटनाओं में राजधानी अलग थी। यहाँ तक कि एक हाथ स्पष्ट रूप से महिला का था। लगता है कि तुसी का किरदार निभाने वाला केवल एक व्यक्ति नहीं है। सबसे संदिग्ध वह हाथ है जो बाईं निचली कोने में एक स्पष्ट निशान के साथ है। सफेद टीम को अचानक यह हाथ याद आया। उसने पहले फू ईशान के बॉडीगार्ड पर देखा था, इसलिए उसने तुरंत तकनीशियन से बॉडीगार्ड के मोबाइल नंबर का पता लगाने के लिए कहा और परिणाम स्वरूप पता चला कि वे 5 साल पहले के उस रिसोर्ट में थे। इस समय अजय ने फू ईशान को नियंत्रित कर लिया है। हाथ में एक अजीब उपकरण भी था। जब वह कार्रवाई करने के लिए तैयार था, सफेद टीम और डॉ जान समय पर पहुंच गए। डॉ जान ने एक नजर में देख लिया कि अजय के हाथ में जो है वह मानव शरीर के प्राकृतिक रहस्य का उत्तर है। यह एक अत्यधिक शक्तिशाली नीली लेजर टॉर्च है जिसकी ताकत भारी धातु को काटने में सक्षम है और इसे पहले से ही अपराध स्थल की जानकारी जादूगरनी को देने का कारण यह था कि जानबूझकर पुलिस को जांच के लिए आकर्षित किया जाए, जबकि उसके साथी तुसी का रूप धारण करके अपराध कर सकते थे। अजय को एकदम सही अनुपस्थिति का सबूत मिल गया। वास्तव में उसकी योजना को कह सकते हैं कि यह बिना किसी खामी के थी, लेकिन नीली पांच आ लेकिन अजय ने उसे एक गोली मारकर गिरा दिया। परंतु अजय ने पूरी तरह खत्म नहीं किया। इसी क्षण उसने आखिरकार सच्चाई बता दी कि इस दुनिया में तुसी समुदाय का कोई अस्तित्व नहीं है। उस समय फू ईशान और उसके साथी भारी कर्ज में डूबे हुए थे और जीने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने छुट्टी के रिसोर्ट में इकट्ठा होकर पिछले पहाड़ पर जाकर आत्मदाह की योजना बनाई थी, लेकिन गलती से दूसरे पर्वतारोहियों को जला दिया और उसकी गर्लफ्रेंड उन्हीं में से एक थी। लेकिन इस दुर्घटना ने इन लोगों को एक व्यावसायिक अवसर दिखाया, इसलिए उन्होंने खुद अपनी कहानी बनाकर तुसी जाति की कहानी गढ़ दी। बाद में जली हुई लाशों को बक्सों में बंद करके उन्हें शिल्प के रूप में बेच दिया। अब उसका बड़ा बदला पूरा हो चुका था। जीने की कोई इच्छा नहीं रही और अंत में उसने आत्मदाह का फैसला किया।